जब हर दिन थकान से शुरू हो और बेमन से खत्म, तब समझ लीजिए ये सिर्फ काम का बोझ नहीं है, कुछ और गहराई में है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हिंदी बुक बैंक में। आज हम एक ऐसी पुस्तक की बात कर रहे हैं जो केवल ऊपर ऊपर की बातें नहीं करती, बल्कि ये समझाती है कि तनाव एक क्रमिक प्रक्रिया है और जब तक हम इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते तब तक सच्चा आराम संभव नहीं है। किताब है बर्नआउट द सीक्रेट टू अनलॉकिंग द स्ट्रेस साइकिल। लेखिकाएं हैं एमिली और अमेलिया नागोस्की, और ये किताब सिर्फ औरतों की थकावट की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो बाहर से ठीक लगता है पर अंदर से बिखरा हुआ है। तो चलिए आज समझते हैं बर्नआउट क्या है, क्यों सिर्फ आराम से कुछ नहीं बदलता, और कैसे इस किताब की बातें आपको फिर से ऊर्जा और संतुलन दे सकती हैं। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसने कभी तनाव का सामना न किया हो, लेकिन कभी कभी ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि हमारी सारी ऊर्जा जैसे खत्म हो जाती है। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सा खालीपन रहता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक मशीन बन गए हैं जो बस चलती जा रही है, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो दोस्तों, आप बर्नआउट से गुजर रहे हैं, और यही वो बर्नआउट है जिसके बारे में एमिली और अमेलिया नागोस्की अपनी किताब में बात करती हैं। बर्नआउट कोई छोटी मोटी थकान नहीं जिसे एक रात की अच्छी नींद ठीक कर दे। ये एक ऐसी स्थिति है जो आपके दिमाग और शरीर को पूरी तरह जकड़ लेती है। लेखिकाएं बर्नआउट को 3 बड़े हिस्सों में बांटती हैं ताकि हम इसे बेहतर समझ सकें। पहला है भावनात्मक थकावट। ये वो थकान है जो तब आती है जब आप बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, जैसे आप अपने परिवार, दोस्तों या काम के लिए इतना सोचते हैं कि आपकी अपनी ऊर्जा खत्म हो जाती है। दूसरा है डिपर्सनलाइजेशन, यानी अपने आप से और दूसरों से भावनात्मक दूरी बनाना। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका दिल अब उन लोगों से नहीं जुड़ता जिन्हें आप प्यार करते हैं। और तीसरा है कम उपलब्धि की भावना। ये वो एहसास है जब आपको लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जैसे आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ समस्या नहीं बताती, रास्ता भी दिखाती है। लेखिकाएं कहती हैं कि तनाव कोई सिर्फ मानसिक चीज नहीं, बल्कि एक शारीरिक प्रक्रिया है, और इसे खत्म करने का मतलब सिर्फ कारणों को हटाना नहीं, बल्कि अपने शरीर को यह सिखाना है कि अब सब ठीक है। इसे ही कहते हैं तनाव चक्र को पूरा करना, यानी ऐसा तरीका जिससे आपका शरीर और दिमाग दोनों राहत महसूस करें। यह किताब एक गाइड की तरह है जो सिखाती है कि तनाव से भागो मत, उसे समझो, मैनेज करो और अपनी जिंदगी को दोबारा संतुलन में लाओ। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं इसकी हर बात, ताकि हम इसे अपने जीवन में सचमुच उतार सकें। पहला अध्याय हमें तनाव की दुनिया में ले जाता है और इसे एक वैज्ञानिक नजरिए से समझाता है। लेखिकाएं कहती हैं कि तनाव कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग किसी खतरे को भांपता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पुराने जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था, तब तनाव का मतलब था जिंदगी और मौत का सवाल। जैसे अगर जंगल में कोई शेर आपके पीछे पड़ जाता तो आपका शरीर तुरंत लड़ो या भागो मोड में चला जाता। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता, आपकी मांसपेशियां सख्त हो जाती और आपके शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन का स्तर बढ़ जाता। ये सारी प्रक्रिया आपके शरीर को तैयार करती थी कि या तो आप उस शेर से लड़ें या वहां से भाग जाएं। लेकिन आज का समय अलग है। अब हमारे सामने शेर तो नहीं है, लेकिन तनाव के कारण हर जगह बिखरे पड़े हैं। ऑफिस में डेडलाइन का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, पैसों की चिंता, या फिर सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती दमकती जिंदगी देखकर अपनी तुलना करना, ये सब हमारे शरीर में वही लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आज हम इस तनाव को पूरा नहीं करते। पुराने समय में अगर आप शेर से बच जाते तो आप शायद अपने गांव वालों के साथ जश्न मनाते, नाचते, गाते, और आपका शरीर समझ जाता कि अब खतरा टल गया है। लेकिन आज हम अपने तनाव को दबा लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ऑफिस की मीटिंग से बच गए तो सब ठीक है, लेकिन हमारा शरीर अभी भी उस तनाव को महसूस करता है, क्योंकि हमने उसे सुरक्षित होने का संदेश नहीं दिया। लेखिकाएं कहती हैं कि तनाव चक्र को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो तनाव हमारे शरीर में जमा होता रहता है। ये जमा हुआ तनाव हमें बीमार कर सकता है, हमारे रिश्तों को खराब कर सकता है और हमें बर्नआउट की ओर ले जा सकता है। तो सवाल यह है कि हम इस तनाव चक्र को कैसे पूरा करें। लेखिकाएं इसके लिए 7 वैज्ञानिक तरीके बताती हैं जो हमारे शरीर और दिमाग को ये बताने में मदद करते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं। आइए इन तरीकों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे प्रभावी तरीका है शारीरिक गतिविधि। जब हम 20 से 60 मिनट तक कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे दौड़ना, नाचना, जिम जाना या फिर सिर्फ तेज चाल से टहलना, तो हमारा शरीर तनाव हार्मोन को रिलीज करता है। ये गतिविधि हमारे दिमाग को बताती है कि हमने खतरे से निपट लिया है। दूसरा तरीका है गहरी सांस लेना। जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र शांत होता है। सिर्फ 1 मिनट की गहरी सांस भी हमारे तनाव को कम कर सकती है। तीसरा है सकारात्मक सामाजिक संपर्क।
किसी से हल्की फुल्की बात करना, किसी को मुस्कुराकर आपका दिन अच्छा हो कहना, ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग को बताती हैं कि हम एक सुरक्षित दुनिया में हैं। चौथा तरीका है हंसी। जब हम जोर जोर से हंसते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें शांत करता है। आप कोई मजेदार वीडियो देख सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। पांचवा है प्यार। किसी अपने से गले लगना या प्यार भरा स्पर्श, जैसे अपने बच्चे का माथा चूमना, तनाव को कम करता है। लंबी गले लगाने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो हमारे दिमाग को शांत करता है। छठा तरीका है रोना। दोस्तों, रोना कोई कमजोरी नहीं है, ये तनाव को रिलीज करने का एक प्राकृतिक तरीका है। और सातवां है रचनात्मक अभिव्यक्ति। जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, जैसे पेंटिंग बनाना, लेखन करना या गाना गाना, तो हमारा दिमाग तनाव से बाहर निकलता है। इन सातों तरीकों का मकसद एक ही है, अपने शरीर को यह बताना कि अब खतरा टल गया है। मान लीजिए आप ऑफिस में एक तनावपूर्ण मीटिंग से गुजरे हैं। आपका बॉस आपकी मेहनत को नजरअंदाज करता है और आप गुस्से और निराशा से भर जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद आप घर आते हैं, लेकिन वो गुस्सा अभी भी आपके अंदर है। लेखिकाएं कहती हैं कि सिर्फ ये सोच लेना कि अब मीटिंग खत्म हो गई, सब ठीक है, काफी नहीं है। आपको अपने शरीर को यह बताना होगा कि अब आप सुरक्षित हैं। इसके लिए आप जॉगिंग कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं या अपने किसी दोस्त से फोन पर हल्की फुल्की बात कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम आपके तनाव चक्र को पूरा करने में मदद करते हैं। दूसरा अध्याय हमें उन बाहरी कारणों से मिलवाता है जो हमारे तनाव को बढ़ाते हैं। लेखिकाएं इन्हें दुश्मन कहती हैं, और ये दुश्मन हमारे समाज और संस्कृति में छिपे हुए हैं। ये वो ताकतें हैं जो खासकर औरतों पर तनाव का बोझ डालती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष इनसे बचे हुए हैं। हम सब किसी न किसी रूप में इन दुश्मनों का सामना करते हैं। पहला दुश्मन है ह्यूमन गिवर सिंड्रोम। ये एक ऐसी अवधारणा है जो समाज की उन उम्मीदों को दर्शाती है जो हमें दूसरों की देखभाल करने और अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर करती हैं। खासकर औरतों से ये उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा दूसरों को खुश रखें, चाहे वो अपने बच्चे हों, पति हों या परिवार के बाकी लोग। एक माँ से उम्मीद की जाती है कि वो अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करे, घर संभाले और हर समय मुस्कुराती रहे, भले ही वो खुद अंदर से टूट रही हो। अगर वो अपने लिए 5 मिनट का समय निकाले तो उसे स्वार्थी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिंड्रोम सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं है। पुरुषों पर भी दबाव होता है, जैसे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी या हमेशा मजबूत और बिना भावनाओं के दिखने का दबाव। लेखिकाएं कहती हैं कि ये ह्यूमन गिवर सिंड्रोम हमें तनाव देता है, क्योंकि ये हमें अपनी ज़रूरतों को भूलने के लिए मजबूर करता है। हमें यह सिखाया जाता है कि दूसरों को पहले रखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम खुद को भूल जाते हैं। इसका नतीजा, हम थक जाते हैं, चिंचिड़े हो जाते हैं और बर्नआउट की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरा दुश्मन है बिकिनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। नाम सुनकर हंसी आ रही है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत गंभीर है। लेखिकाएं कहती हैं कि हमारा समाज और मीडिया हमें एक परफेक्ट बॉडी का आइडिया बेचता है। हर मैगजीन, हर विज्ञापन, हर सोशल मीडिया पोस्ट हमें बताता है कि हमें पतला, सुंदर और हमेशा जवान दिखना चाहिए। ये अवास्तविक उम्मीदें हमें अपने शरीर से नफरत करने के लिए मजबूर करती हैं। हमें लगता है कि हमारी बॉडी काफ़ी अच्छी नहीं है, हमारा रंग सही नहीं है या हमारा वजन सही नहीं है। ये सब हमारे तनाव को और बढ़ाता है। लेखिकाएं सुझाव देती हैं कि हमें अपने शरीर को स्वीकार करना सीखना होगा। इसके लिए वो कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं। पहला, अपने शरीर को धन्यवाद दें। हर दिन अपने शरीर के लिए एक अच्छी बात सोचें, जैसे मेरे पैर मुझे हर दिन काम पर ले जाते हैं, धन्यवाद। या मेरे हाथ मुझे इतने सारे काम करने में मदद करते हैं, शुक्रिया। दूसरा, मीडिया से दूरी बनाएं। उन मैगजीनों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस कराते हैं। और तीसरा, अपनी ताकत पर ध्यान दें। अपने शरीर को सिर्फ दिखावट के लिए नहीं, बल्कि उसकी ताकत और काम करने की क्षमता के लिए प्यार करें। तीसरा दुश्मन है सामाजिक दबाव। समाज हमसे उम्मीद करता है कि हम हर जगह परफेक्ट हों। औरतों से उम्मीद की जाती है कि वो नौकरी में पूरी ताकत से काम करें, घर पर परफेक्ट माँ, पत्नी या बेटी बने और हर समय सबको खुश रखें। पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा कमाने वाले बने, भावनाओं को दबाएं और कभी कमजोर न दिखें। लेकिन हकीकत में ये उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं कि कोई भी इंसान इन्हें पूरा नहीं कर सकता। लेखिकाएं कहती हैं कि हमें इन सामाजिक उम्मीदों को चुनौती देनी होगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम पर्याप्त हैं जैसे भी हैं। हमें हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने लिए समय निकालते हैं तो ये स्वार्थीपन नहीं है, ये आत्म देखभाल है। और आत्म देखभाल ही वो चीज़ है जो हमें बर्नआउट से बचाती है। तीसरा अध्याय हमें जिंदगी में अर्थ ढूंढने की बात सिखाता है। लेखिकाएं कहती हैं कि बर्नआउट का एक बड़ा कारण यह है कि हम अपनी जिंदगी में उद्देश्य या मकसद नहीं देख पाते। जब हम हर दिन बस भागदौड़ में लगे रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारा काम बेकार है। हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं,
घर की जिम्मेदारियां निभाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच हमें यह समझ नहीं आता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। अर्थ का मतलब है अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी जिंदगी में एक बड़ा उद्देश्य देखना। लेखिकाएं कहती हैं कि अर्थ ढूंढने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी अपनी नहीं है। हम एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं और हमारे छोटे छोटे काम भी उस समुदाय को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टीचर हैं तो आप सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, आप उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं तो आप सिर्फ फाइलें नहीं बनाते, आप अपने संगठन के मिशन को आगे बढ़ाते हैं जो शायद किसी बड़े बदलाव का हिस्सा है। अगर आप एक माँ हैं तो आप सिर्फ अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर रही हैं, आप उन्हें एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल दे रही हैं जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बेहतर बनाएगा। लेखिकाएं कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी में अर्थ ढूंढ सकते हैं। पहला तरीका है अपने मूल्यों को पहचानना। एक पल रुकें और सोचें कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। क्या ये परिवार है, दोस्ती है या समाज की सेवा है? जब आप अपने मूल्यों को समझ लेते हैं तो आपके काम और जिंदगी में एक नया मकसद दिखने लगता है। दूसरा तरीका है छोटी जीत को सेलिब्रेट करना। हर दिन अपने छोटे छोटे कार्यों को महत्व दें। जैसे अगर आपने किसी को मुस्कान दी या किसी की मदद की तो वो भी एक उपलब्धि है। और तीसरा तरीका है कनेक्शन बनाना। अपने आसपास के लोगों से गहरे रिश्ते बनाएं। ये रिश्ते आपकी जिंदगी को अर्थ और गहराई देते हैं। लेखिकाएं कहती हैं कि अर्थ ढूंढना कोई जटिल काम नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। जैसे अगर आप अपने पड़ोसी से 2 मिनट बात करते हैं और वो मुस्कुरा देता है तो वो भी एक अर्थ है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करते हैं और वो आपको गले लगाता है तो वो भी एक अर्थ है। इन छोटे छोटे पलों को इकट्ठा करने से हमारी जिंदगी में एक बड़ा उद्देश्य बनता है। चौथा अध्याय हमें हमारे दिमाग के उस हिस्से से मिलवाता है जिसे लेखिकाएं मॉनिटर कहती हैं। ये वो हिस्सा है जो हमेशा हमारी प्रोग्रेस को चेक करता रहता है। जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपका मॉनिटर ये देखता है कि आप अपने लक्ष्य से कितने करीब हैं। लेकिन जब ये मॉनिटर बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है तो ये हमें तनाव देता है। मॉनिटर वो आंतरिक आवाज है जो आपके दिमाग में कहती है तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए या तुम अभी तक वहां नहीं पहुंचे। ये वो हिस्सा है जो आपको हर समय परफेक्ट बनने के लिए धक्का देता है। लेकिन लेखिकाएं कहती हैं कि ये मॉनिटर हमारा दुश्मन नहीं है। अगर हम इसे सही तरीके से मैनेज करें तो ये हमारा दोस्त भी बन सकता है। मॉनिटर को मैनेज करने के लिए लेखिकाएं कुछ प्रैक्टिकल सुझाव देती हैं। पहला है यथार्थवादी लक्ष्य बनाना। अपने लिए ऐसे लक्ष्य रखें जो हासिल किए जा सकें। जैसे अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो हर दिन 10 पेज लिखने का लक्ष्य न बनाएं, इसके बजाय 2 पेज से शुरू करें। इससे आपका मॉनिटर आपको बार बार डांटने के बजाय आपकी प्रोग्रेस की तारीफ करेगा। दूसरा सुझाव है प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना। अपने छोटे छोटे कदमों को सराहें। अगर आपने आज एक पेज लिखा तो खुद को शाबाशी दें। और तीसरा सुझाव है अपने मॉनिटर से बात करना। अगर आपका दिमाग आपको कहता है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो तो उससे कहें मैं कोशिश कर रहा हूं और ये काफी है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है। आपका मॉनिटर आपको हर समय ये याद दिलाता है कि अगर तुमने ये परफेक्ट नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे। लेखिकाएं कहती हैं कि इसके बजाय आप अपने मॉनिटर से कहें मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूं और ये काफी है। ये सोच आपके तनाव को कम करेगी और आपको बेहतर काम करने में मदद करेगी। लेखिकाएं ये भी कहती हैं कि मॉनिटर को मैनेज करना सीखना एक तरह की कला है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी कोशिशों को स्वीकार करना है और खुद के साथ दयालु होना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मॉनिटर हमारा साथी बन जाता है जो हमें प्रेरित करता है, न कि हमें तनाव देता है। दोस्तों, लेखिकाएं हमें बताती हैं कि बर्नआउट से बचने का सबसे जरूरी तरीका है अपने शरीर और दिमाग को पर्याप्त आराम देना। अगर तनाव एक आग है जो हमें अंदर ही अंदर जलाती है तो आराम वो पानी है जो इस आग को बुझाता है। लेकिन आराम का मतलब सिर्फ बिस्तर पर लेटना या 8 घंटे सोना नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने शरीर को रिचार्ज करते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं और अपनी ऊर्जा को फिर से भरते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर लगातार काम करता रहता है। हमारा दिमाग हर समय अलर्ट रहता है जैसे वो किसी खतरे की तलाश में हो। हमारा शरीर तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन छोड़ता रहता है जो हमें थकान और बर्नआउट की ओर ले जाते हैं। लेखिकाएं कहती हैं कि अगर हमें पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो हमारा शरीर और दिमाग थकर चूर हो जाते हैं। ये थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। तो आराम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये वो समय है जब हम अपने दिमाग को डिफॉल्ट मोड में जाने देते हैं। डिफॉल्ट मोड वो अवस्था है जब हमारा दिमाग कुछ खास नहीं सोचता, बस रिलैक्स करता है। ये वो पल हैं
जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं, बादलों को ताकते हैं या बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। लेखिकाएं कहती हैं कि ये छोटे छोटे पल हमारे दिमाग को रीसेट करते हैं और हमें तनाव के चक्र से बाहर निकालते हैं। आराम के तरीके। लेखिकाएं हमें कुछ आसान तरीके बताती हैं जिनसे हम अपने शरीर और दिमाग को आराम दे सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी तरीका है नींद। हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना हमारे दिमाग और शरीर के लिए जरूरी है। नींद वो समय है जब हमारा शरीर अपनी मरम्मत करता है, हमारा दिमाग अपने विचारों को व्यवस्थित करता है और हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं। लेखिकाएं कहती हैं कि अगर हम नियमित रूप से पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारा तनाव बढ़ता जाता है और हम बर्नआउट के करीब पहुंचते हैं। दूसरा तरीका है मानसिक आराम। ये वो समय है जब हम अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली करते हैं। लेखिकाएं सुझाव देती हैं कि हमें दिन में कुछ मिनट ऐसे निकालने चाहिए जब हम कुछ न करें, जैसे बस खिड़की से बाहर देखें, पक्षियों की आवाज सुनें या शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये छोटा सा कदम हमारे दिमाग को तनाव से मुक्त करने में बहुत मदद करता है। मानसिक आराम का मतलब है अपने दिमाग को उस लगातार चलने वाली मशीन से थोड़ा ब्रेक देना जो हर समय कुछ न कुछ सोचती रहती है। तीसरा तरीका है एक्टिव रेस्ट। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हम सोचते हैं कि आराम का मतलब है कुछ न करना, लेकिन लेखिकाएं कहती हैं कि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे दिमाग को रिलैक्स करती हैं, भले ही हमारा शरीर हल्का फुल्का काम कर रहा हो, जैसे बागवानी करना, योग करना, मेडिटेशन करना या फिर कोई हल्का फुल्का क्रिएटिव काम करना जैसे स्केचिंग या डायरी लिखना। ये गतिविधियां हमारे दिमाग को तनाव से हटाकर एक शांत और रचनात्मक अवस्था में ले जाती हैं। लेखिकाएं इस बात पर जोर देती हैं कि आराम कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये हमारी जरूरत है। हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि हम अक्सर आराम को समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना आराम के हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकते। अगर हम अपने शरीर और दिमाग को रिचार्ज करने का समय नहीं देंगे तो हम जल्दी ही थक जाएंगे और बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम अकेले नहीं रह सकते। हमारे रिश्ते, चाहे वो परिवार के साथ हों, दोस्तों के साथ हों या फिर हमारे कम्युनिटी के साथ, हमें तनाव से लड़ने की ताकत देते हैं। इस अध्याय में लेखिकाएं हमें बताती हैं कि कैसे हमारे रिश्ते हमें बर्नआउट से बचा सकते हैं और हमारी जिंदगी को और खुशहाल बना सकते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें अकेलेपन की ओर धकेलता है। हमें लगता है कि हमें अपनी समस्याओं को अकेले ही हल करना होगा, लेकिन लेखिकाएं कहती हैं कि यह बिल्कुल गलत है। तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने चाहने वालों के साथ समय बिताना। हमारे रिश्ते हमें वो भावनात्मक सहारा देते हैं जो तनाव को कम करने में मदद करता है। लेखिकाएं कहती हैं कि जब हम अपने दोस्तों, परिवार या कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन हमें शांत करता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे वो अपने पार्टनर से गले लगना हो, अपने दोस्त से फोन पर बात करना हो या अपने पड़ोसी के साथ हल्की फुल्की बातचीत करना हो, ये छोटे छोटे कनेक्शन हमारे तनाव को कम करते हैं। लेखिकाएं कुछ सुझाव देती हैं जिनसे हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और तनाव से निपट सकते हैं। पहला सुझाव है छोटी छोटी बातें करना। हमें हर समय गहरी और गंभीर बातें करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपने दोस्तों या परिवार के साथ हल्की फुल्की बातें करना, जैसे मौसम की बात, कोई मजेदार किस्सा या कोई पुरानी याद, हमारे दिमाग को शांत करता है। ये छोटी बातें हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम एक सुरक्षित और प्यार भरे माहौल में हैं। दूसरा सुझाव है सहानुभूति दिखाना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी बात सुनते हैं या उनके साथ उनकी भावनाओं को साझा करते हैं तो हमारा तनाव भी कम होता है। लेखिकाएं कहती हैं कि जब हम दूसरों की परवाह करते हैं तो हमारा दिमाग तनाव से हटकर दूसरों की भलाई पर ध्यान देता है। यह हमें एक बड़ा उद्देश्य देता है और हमारे तनाव को कम करता है। तीसरा सुझाव है कम्युनिटी में शामिल होना। लेखिकाएं कहती हैं कि हमें किसी बड़े समूह का हिस्सा बनना चाहिए, चाहे वो कोई क्लब हो, कोई धार्मिक समुदाय हो या फिर कोई स्वयंसेवी संगठन। जब हम एक कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है। ये कनेक्शन हमें तनाव से निपटने की ताकत देता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। लेखिकाएं इस बात पर जोर देती हैं कि कनेक्शन सिर्फ तनाव को कम करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी को और समृद्ध बनाता है। हमारे रिश्ते हमें वो ताकत देते हैं जो हमें बर्नआउट से बचाती है और हमें एक खुशहाल और संतुलित जिंदगी जीने में मदद करती है। दोस्तों, हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा आलोचक भी। लेखिकाएं हमें उस आंतरिक आलोचक से मिलवाती हैं जो हमारे दिमाग में हर समय हमें जज करता रहता है। ये वो आवाज है जो हमें कहती है, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुमने ये गलत किया या तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन लेखिकाएं कहती हैं कि इस आलोचक को हमारा दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे सही तरीके से मैनेज करें तो ये हमारा दोस्त बन सकता है। आंतरिक आलोचक वो हिस्सा है जो हमारी हर गलती को पकड़ता है
और हमें बार बार उसकी याद दिलाता है। जैसे अगर आप ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देते हैं और वो परफेक्ट नहीं होता, तो आपका आलोचक तुरंत कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। या अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो वो कहता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम में वो काबिलियत नहीं है। ये आवाज़ हमें तनाव देती है, हमें अपने आप पर शक करने के लिए मजबूर करती है और हमें बर्नआउट की ओर ले जाती है। लेकिन लेखिकाएं कहती हैं कि इस आलोचक का मकसद हमें नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें बेहतर बनाना चाहता है। ये हमें गलतियों से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये आलोचक बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। लेखिकाएं हमें सिखाती हैं कि हमें इस आलोचक से दोस्ती करनी होगी, ताकि ये हमें तनाव देने के बजाय हमारी मदद करे। आलोचक से दोस्ती करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं जिनसे हम अपने आंतरिक आलोचक को मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका है उसे एक नाम देना। अपने आलोचक को एक मजेदार नाम दें, जैसे बर्था या मिस्टर परफेक्शनिस्ट। इससे वो कम डरावना लगेगा और आप उसे एक अलग इकाई की तरह देख पाएंगे। दूसरा तरीका है उससे बात करना। जब आपका आलोचक आपको जज करे तो उससे दोस्ताना अंदाज में बात करें। जैसे अगर वो कहता है, तुमने ये गलत किया, तो आप कह सकते हैं, धन्यवाद कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूं। तीसरा तरीका है खुद के साथ दयालु होना। अपने आप को वैसे ही प्यार और सम्मान दें जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त को देते हैं। मान लीजिए आपने ऑफिस में कोई छोटी सी गलती की। आपका आलोचक तुरंत कहता है, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। लेखिकाएं कहती हैं कि इसके बजाय आप अपने आलोचक से कहें, मैं इंसान हूं और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। मैं इससे सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। ये सोच आपके तनाव को कम करती है और आपको अपने आप पर भरोसा करने की ताकत देती है। लेखिकाएं इस बात पर जोर देती हैं कि अपने आलोचक से दोस्ती करना एक तरह की कला है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमारी गलतियां हमें बेहतर बनाती हैं और हमारा आलोचक हमें उन गलतियों से सीखने में मदद कर सकता है। जब हम अपने आलोचक को अपना दोस्त बनाते हैं, तो हमारा तनाव कम होता है और हम अपनी जिंदगी को और आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। लेखिकाएं एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर भी बात करती हैं, पितृसत्ता। पितृसत्ता वो सामाजिक व्यवस्था है जो औरतों और पुरुषों दोनों पर कुछ खास तरह की उम्मीदें थोपती है, लेकिन खासकर औरतों पर इसका असर ज्यादा होता है। लेखिकाएं कहती हैं कि पितृसत्ता हमारे तनाव का एक बड़ा कारण है, क्योंकि ये हमें ऐसे नियमों में बांधती है जो अवास्तविक और अनुचित हैं। पितृसत्ता हमें सिखाती है कि औरतों को हमेशा दूसरों की देखभाल करनी चाहिए, हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना चाहिए। जैसे एक औरत से उम्मीद की जाती है कि वो अपने परिवार की हर जिम्मेदारी संभाले, चाहे वो कितनी भी थक जाए। अगर वो अपने लिए समय निकाले तो उसे स्वार्थी माना जाता है। पुरुषों पर भी दबाव होता है, जैसे हमेशा कमाने की जिम्मेदारी या भावनाओं को दाकर मजबूत दिखने की उम्मीद। ये सामाजिक नियम हमें तनाव देते हैं, क्योंकि ये हमें वो बनने के लिए मजबूर करते हैं जो हम नहीं हैं। लेखिकाएं कहती हैं कि हमें इन नियमों को चुनौती देनी होगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी दूसरों की। हमें यह मानने की जरूरत है कि हम पर्याप्त हैं, जैसे भी हैं। पितृसत्ता को तोड़ने के तरीके जिनसे हम पितृसत्ता को तोड़ सकते हैं। पहला सुझाव है अपने नियम बनाना। समाज के नियमों को अंधे होकर फॉलो करने के बजाय अपने लिए नियम बनाएं। जैसे अगर आप अपने लिए समय निकालना चाहते हैं तो उसे प्राथमिकता दें। अगर आपको लगता है कि आपको हर रविवार को बड़ा डिनर बनाना तनाव देता है, तो कहें, इस बार हम बाहर खाना खाएंगे। ये छोटा सा कदम आपको आज़ादी देता है। दूसरा सुझाव है नहीं कहना सीखना। हमें हर चीज के लिए हाँ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहता है जो आपकी सीमाओं से बाहर है, तो विनम्रता से मना करना सीखें। यह आपको तनाव से बचाता है और आपकी अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देता है। तीसरा सुझाव है सपोर्ट सिस्टम बनाना। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी आज़ादी और आपकी पसंद का समर्थन करते हैं। ये लोग आपके दोस्त, परिवार या कोई कम्युनिटी हो सकते हैं। लेखिकाएं कहती हैं कि पितृसत्ता को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। जब हम इन सामाजिक नियमों को चुनौती देते हैं, तो हम अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो हमारी अपनी शर्तों पर होती है। यह हमें तनाव से मुक्त करता है और हमें एक खुशहाल और संतुलित जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। तो दोस्तों, बर्नआउट कोई जादुई इलाज नहीं बताती, ये एक रास्ता दिखाती है जो हमें तनाव से भरी जिंदगी से निकालकर शांति और संतुलन की तरफ ले जाता है। लेखिकाएं साफ कहती हैं, हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि तनाव चक्र को पूरा करें, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें और उन रिश्तों को मजबूत करें जो हमें सचमुच सुकून देते हैं। चाहे वो एक गहरी सांस हो, किसी से दिल खोलकर बात करना हो, हर छोटा कदम बर्नआउट से दूर ले जाता है। तो आज से ही अपने शरीर की सुनिए, अपनी सीमाओं को अपनाइए और उन सामाजिक दबावों को चुनौती दीजिए जो आपको थकाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं
और हिंदी बुक बैंक को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक थोड़ा सा रुकिए, सांस लीजिए और खुद को फिर से महसूस कीजिए। नमस्ते।